अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उमर निसार और आज मैं मेडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है कोलोनोस्कोपी और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जुनैद मुश्ताक जो कि हैं सीनियर रजिस्ट्रार लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। इसके अलावा वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुनैद। अस्सलाम वालेकुम उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि आपकी एक्सपर्टीज ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में है और पाकिस्तान में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो आज हमने उसी में से एक प्रॉब्लम लिया है जो कि अब मतलब होना चाहिए ज़रूरी पाकिस्तान में भी कोलोनोस्कोपी। तो आप हमें कोलोनोस्कोपी का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अगर दे सकें तो? राइटली सेड कि क्लोनोस्कोपी या जितने भी जीआई मोडेलिटीज हैं लाइक एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी बहुत ही अच्छा टूल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जितने भी कोलोन के प्रॉब्लम्स हैं लाइक कोलोन कैंसर। इवन यंगर लोगों के अंदर भी बहुत से पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। सो बहुत नीड है इस टेस्ट को रिकग्नाइज करने की और अंडरस्टैंड करने की कि क्लोनोस्कोपी के साथ हम क्या कर सकते हैं और इस फोबिया को खत्म करने की जरूरत है कि लोगों को ये लगता है कि शायद क्लोनोस्कोपी से पता नहीं क्या हो जाएगा और किस तरह से वो इसको हैंडल करेंगे। सो क्लोनोस्कोपी एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है लेकिन सेफली किया जाता है और इंटरनेशनली दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर टू लुक इनटू द कोलॉन। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह लोग कहते हैं, जो कुछ लर्नेड भी हमारी अवाम है, वो ये कहती है कि जो कोलोन कैंसर है, स्क्रीनिंग के लिए वो नहीं करवाते। मतलब स्क्रीनिंग मतलब कि कोलोन कैंसर से पहले ही डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप हमें स्क्रीनिंग के बारे में बता सकें, इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और पाकिस्तान में इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है? वेल हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली कोलोन कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं और यूजुअली रिकमेंड के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कोलोन स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर कोलोन कैंसर। एक्चुअली बिफोर प्रोसीडिंग टू जैसे लिवर कैंसर है, अब बहुत फ्रीक्वेंटली लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो रहा है और जितनी जल्दी कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी जल्दी आप डायग्नोज करेंगे उतनी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन आप ऑफर कर सकेंगे। सो वी एज अ डॉक्टर हम ये समझते हैं कि कैंसर को अगर आप उस स्टेज पे पकड़ लेते हैं जिस स्टेज पे वो कंप्लीटली बॉडी से रिमूव हो जाता है तो दैट इज द क्योर। कोलोन कैंसर डेवलप होने के लिए एटलीस्ट 5 years लगते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल नोड्यूल, एक बहुत छोटा सा नोड्यूल डेवलप होता है एंड इट ग्रोज इनटू अ कैंसर फॉर्म इन एटलीस्ट 5 to 7 years। सो इफ यू डू अ क्लोनोस्कोपी जिस टाइम पे वो एक छोटा सा नोड्यूल है और आप उसको ड्यूरिंग क्लोनोस्कोपी रिमूव कर लेते हैं, सो यू प्रिवेंट दैट पर्सन, आप उस बंदे को बचा लेते हैं फ्रॉम डेवलपिंग अ कोलोन कैंसर। सो आई थिंक इंटरनेशनली भी और लोकली भी ये रिकमेंडेशंस हैं कि एट अ एज ऑफ 45 you should proceed for a screening colonoscopy। और क्लोनोस्कोपी कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। लोगों को सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, लोगों को ये लगता है कि इससे पेन बहुत ज्यादा होगी। सो इफ यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, सो इट हार्डली टेक्स 15 to 20 minutes। और सेकेंडली अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड एनीथिंग ऑन अ कोलोन, आप उसी टाइम पे रिमूव कर देते हैं, सो अ पर्सन डज नॉट डेवलप अ कोलोन कैंसर। जी। तो अच्छा इसमें ये थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस के लिए क्लैरिफ़ाई कर दें कि अगर किसी की फैमिली में कोलोन कैंसर नहीं है और वो 45 का होता है, तो उसको भी कराना ज़रूरी है या सिर्फ़ जिनकी फैमिली में कोलोन कैंसर है, वो ही करवाएँ? बेसिकली स्क्रीनिंग तो जनरल पॉपुलेशन के लिए होनी चाहिए। हुँ, स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि इफ यू आर 45 और 50 तो यू शुड गो फॉर द क्लोनोस्कोपी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनकी फैमिली में नहीं है कोलोन कैंसर, सो हायर चांसेस हैं कि यू सी अ वेरी स्मॉल नोड्यूल या वेरी स्मॉल एडिनोमा एट एज ऑफ 50, जो कि
डेवलप होता है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड एट द एज ऑफ 60 या 65 वो एक लार्ज कैंसर की शक्ल में डेवलप कर जाता है। और वो लोग जिनके फैमिली में कोलोन कैंसर है, उनमें तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस एज पे फैमिली के अंदर डिटेक्ट किया है कोलोन कैंसर, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोलोन कैंसर। एक वो है जो फैमिली के अंदर होता है, उसमें आपको अर्ली स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। एक वो कोलोन कैंसर होता है जो जनरल पॉपुलेशन में होता है, तो उसको एट द एज ऑफ 50 आप स्क्रीन करते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट सेट कोलोन कैंसर्स, एक फैमिली में है और एक विदाउट फैमिली है। सो विद फैमिली स्क्रीनिंग है, और विदाउट फैमिली एट द एज ऑफ 45 एंड 50 इज द रिकमेंडेशन। अगर किसी के फादर को 65 इयर्स की एज पे कैंसर हुआ है, तो फिर अब मतलब जब उसके मतलब उनके जब बच्चे या बच्चियां, वो किस एज पे अपने आप को मतलब प्रिवेंट कराना चाहिए? क्योंकि कैंसर एक बहुत हमारे मिथ्स भी हैं और लोग बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं, तो मतलब अगर आप उसके हवाले से हमें बता सकें तो। उमर, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नेचर ऑफ द कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसको भी डायग्नोज हुआ है तो नेचर ऑफ द कैंसर क्या है। अगर तो इट्स अ जनरल पॉपुलेशन कैंसर, जिसको हम मेडिकल ज़बान में स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं, तो 10 इयर्स यंगर जिस टाइम पे डायग्नोज हुआ है, दैट इज द स्क्रीनिंग टाइम। तो जितने भी की फैमिली मेंबर्स हैं जो 10 इयर्स यंगर हैं, और एनीवन हु इज एट 50, जो अब लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आ रही हैं वो 45 की आ रही हैं, तो दे शुड गो फॉर द कोलोनोस्कोपी। बट अगर नेचर ऑफ द कैंसर इनहेरिटेड है, यानी कि वो उस टाइप का है जो फैमिली के अंदर हायर चांसेस हैं, तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर कि इनहेरिटेड कौन सा पैटर्न आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत है कि मतलब जिस तरह हर ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लोग इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जाहिर है एक प्रोसीजर और प्रोसीजर के साथ लोगों की बहुत सारी जो होती है एप्रीहेंशंस होती हैं, तो अगर आप साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता सकें। क्लोनोस्कोपी के लिए बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द कोलोन। जितनी आइडियल प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छी आपकी आउटकम्स होंगे ऑफ द क्लोनोस्कोपी। साइड इफेक्ट्स बेसिकली हम इसको थ्रू नॉर्मल पैसेज लेके जाते हैं, और कोई भी एक्सपर्ट जब इसको परफॉर्म करता है तो जो रिस्क जो है, ऑब्वियसली कोई भी मेडिकल प्रोसीजर विदाउट रिस्क नहीं होता, तो इटसेल्फ क्लोनोस्कोपी के जो रिस्क हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप आगे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। इफ अ स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी इज प्लान्ड, तो जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं विद द क्लोनोस्कोपी वो लेस देन 100,000 में से किसी एक पर्सन में कोई प्रॉब्लम डेवलप होता है। प्रॉब्लम डिपेंड करता है एक्सपर्टी के ऊपर। इफ यू आर गोइंग विद एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो रिस्क जो है वो लेस देन 0.1% है। अदरवाइज यूजुअली हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्लोनोस्कोपीज परफॉर्म करते हैं, और हमने कोई इस तरह के चीज़ें नहीं देखी हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिपेक्टमी करनी है, कोई पॉलिप है, कोई ट्यूमर आपने रिसेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रिलेटिवली इंक्रीज कर जाता है। मेजॉरिटी जो ब्लीडिंग है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर कंट्रोल कर ली जाती है। लोगों के जो मिथ्स हैं एक्चुअली इस वजह से होते हैं, दे डोंट नो कि किस तरह से क्लोनोस्कोपी परफॉर्म की। रूल अप्लाई ये कर लेते हैं कि हम भी क्लोनोस्कोपी करवाएंगे तो हमें भी सिमिलर प्रॉब्लम आ जाएंगे। सो इफ यू आर डीलिंग अ पर्सन जिसके एडवांस कोलोन कैंसर डेवलप हुआ है, वो आपके पास आया ही बहुत मैलनरिश स्टेट के अंदर है, और आपका उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव था कि सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग देखें, तो उसमें रिस्क रिलेटिवली हायर होगा। लेकिन अगर आप जनरल पॉपुलेशन के पास लेके जाते हैं, तो दैट इज लेस देन 0.1% कि उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम डेवलप करे। अच्छा, ये जनरल एनेस्थीसिया में होगा या मतलब जिसको नॉर्मल जुबान में लोग कहते हैं बेहोशी में होगा, या मतलब लोकल एनेस्थीसिया में? उसके बारे में भी आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कुछ सेंटर्स हैं जो विदाउट एनी सेडेशन परफॉर्म कर रहे हैं क्लोनोस्कोपी,
कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो मिनिमल सेडेशन के साथ परफॉर्म करते हैं, लाइक मेडोजोलैम 3 मिलीग्राम तक दे के परफॉर्म कर लेते हैं। कुछ हैं जो प्रोपोफोल यूज करते हैं। सो ये ऑपरेशन वाले एनेस्थीसिया नहीं है, लेकिन ये है कि मिनिमम सेडेशन के साथ पेशेंट को कंफर्टेबल रखने तक यूज करते हैं। जो हम अपने सेंटर्स में यूज कर रहे हैं वो मिनिमम सेडेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि पेशेंट को किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट या पेन वो ना हो। वरना बहुत से सेंटर्स ऐसे भी हैं जो विदाउट सेडेशन भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिफरेंस ये होता है कि क्लोनोस्कोपी से डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा पेशेंट को होता है, अदरवाइज पेन वैसे नहीं होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड हम उस हिसाब से एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जिस तरह यूएस में हम देखें तो वहां अगर कोई क्लोनोस्कोपी नहीं कराना चाहता तो उसके लिए और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो मतलब अब उतनी ही, जैसे एक कोलोगार्ड है और एक जो है वो फीकल इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्टिंग है या फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग है। तो पाकिस्तान में भी क्या ये अवेलेबल है, और आप लोगों को मतलब कौन सी टेस्टिंग रिकमेंड करना चाहेंगे अगर वो थोड़ी मतलब नॉन इन्वेसिव साइड पे रहना चाहते हैं? जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, जैसे फीकल ऑकल्ट ब्लड है, इट्स डेफिनेटली अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो लोग, क्योंकि हम टारगेट कर रहे होते हैं वो पेशेंट जिनका जो एज ग्रुप में फॉल करते हैं 50 एंड अबव, तो हायर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड हायर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं इस टेस्ट के साथ। प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग एक नंबर 1 डिटेक्ट करते हैं माइक्रो लेवल पे जो ब्लीडिंग हो रही होती है। तो हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं कहते, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, इंटरनेशनली स्क्रीन हो रहा है, लेकिन इस अकेले फीकल ऑकल्ट ब्लड को हम यूज नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिव टू जो क्लोनोस्कोपी है वो सीटी कोलोग्राफी है, जो साइज ऑफ द नोड्यूल के हिसाब से डिटेक्ट कर सकता है। अगर तो साइज ऑफ द नोड्यूल लार्जर है तो डेफिनेटली डिटेक्शन रेट हायर होगा, बट अगर साइज ऑफ द नोड्यूल स्मॉलर है तो सीटी कोलोग्राफी जो है वो मिस कर देता है कोई भी नोड्यूल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कोई भी छोटा नोड्यूल पकड़ना और उसको ट्रीट करना। सेकेंड डिसएडवांटेज सीटी कोलोग्राफी का ये है कि अगर आपको कोई नोड्यूल मिल जाता है, even then you have to go perform a colonoscopy to remove that nodule, to look at the nature of the nodule. So हाँ, definitely ये complement कर सकते हैं, but उतनी ज्यादा sensitivity नहीं है इन दोनों tests की in detecting colon cancer। अच्छा, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्टिंग है और जो ये जो कोलोगार्ड आई है, मतलब जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में, वो भी पाकिस्तान में नहीं आए? नहीं, वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो आखिर में अगर आप कोई मैसेज आप अपना बताना चाहें कि मतलब अगर लोगों ने आपको कांटेक्ट करना हो क्लोनोस्कोपी के रिगार्डिंग, तो आप अपनी डिटेल्स बताना चाहें तो? वेल उमर, क्लोनोस्कोपी अब हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिकमेंड करते हैं, एंड आई थिंक जो फियर ऑफ क्लोनोस्कोपी है वो डॉक्टर के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए डिटेल में कि क्लोनोस्कोपी परफॉर्म कैसी की जाती है, हमें कितना एडवांटेज होगा, एंड अ डॉक्टर शुड एक्सप्लेन द पेशेंट के ये इससे डरने की जरूरत नहीं है और इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज नहीं होगा। So definitely the choice फिर भी पेशेंट के पास ही होती है कि whatever he decides, and doctor should always give an alternative। जैसे उमर आपने भी क्वेश्चन पूछा ब्लड और सीटी कोलोग्राफी हमारे पास ऑप्शन है और हम उसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमें कितना एडवांटेज होगा। तो किसी भी डॉक्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये हमारे पास ऑप्शंस है और इस तरफ भी हम ऑप्ट कर इसकी प्राइस कितनी है क्लोनोस्कोपी की, मतलब रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स, लेकिन अगर आप एक प्राइस रेंज दे सकें तो? वेल, प्रॉब्लम विद द प्राइसिंग ये है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आगे। क्लोनोस्कोपी इटसेल्फ तो आई थिंक वेरिएबल सेंटर्स हैं, डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 to 25,000 रुपीज है, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग अ थेराप्यूटिक प्रोसीजर उस टाइम पे। सो जो
मोस्टली लोग 15 to 25,000 के दरमियान परफॉर्म कर रहे हैं। 25 में, क्योंकि इसमें पॉलिपेक्टमी अगर आपको करनी पड़ जाती है, ब्लीड हो जाता है, तो ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए प्री रिक्विजिट्स आपको देखने पड़ते हैं। सो रफली जो स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी इट वेरीज फ्रॉम 15 to 25,000। और सेकंड ये चीज़ है कि अगर क्लोनोस्कोपी नॉर्मल आती है, सो जो नेक्स्ट प्लान करते हैं क्लोनोस्कोपी, दैट इज आफ्टर 10 years। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे अगर लोगों ने करवानी हो क्लोनोस्कोपी, तो आप कहाँ, सियालकोट में और लाहौर में, अगर अपने हॉस्पिटल्स के नाम बता सकें, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सियालकोट में मैं शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होता हूँ। लाहौर में मैं मॉर्निंग में जनरल हॉस्पिटल में होता हूँ और शाम में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होता हूँ। जी, तो अगर आपने डॉक्टर जुनैद से कांटेक्ट करना हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच उमर। खुदा हाफिज। इसी के साथ हम आपसे एक और एपिसोड के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।